So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will learn new vocab and try to use in long sentence with easy way. As you are know that I start English writing series for those students who want to learn how to write in English. If you are new at this channel, then do subscribe and press the bell icon for regular update and share my video. If you are not watch those previous videos, then watch at your required basis, as it helps you to learn new things and help you to tackle with unseen obstacles. So let's get start. Here the first vocab is insidious. Insidious का मतलब होता है proceeding in a gradual subtle way but with harmful effects. Insidious कपटी, जिसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, उसको हम कहते हैं इंसीडियस. जैसे कि कई लोग जो दोस्त होते हैं वो कपटी होते हैं, छल करने वाले होते हैं, तो उनको हम इंसीडियस कहते हैं. रोग की कपटी प्रकृति के कारण शुरुआती चरणों में इसका पता लगाना मुश्किल था. तो देखो रोग यहाँ पे कहना क्या जा रहा है, रोग भी तो देखो आपको पता नहीं चलता है ना, छल करता है वो आपके साथ. आपको कोई बीमारी होती है लेकिन आपको पता नहीं चलता है. वैसे ही अगर दुश्मन होते हैं तो आपको पता नहीं चलता है. तो वो किस प्रकार का नेचर होता है उनका, इंसीडियस नेचर. ठीक है, तो चलो अभी हम इसे राइट करते हैं इंग्लिश में. तो कैसे राइट करेंगे, रोग की कपटी प्रकृति के कारण, दी नेचर कैसा है उसका, इंसीडियस नेचर, ऑफ द डिसीज, डिसीज मीन्स रोग, शुरुआती चरणों में मीन्स इन अर्ली स्टेजेस में, द इंसीडियस नेचर ऑफ द डिसीज इन अर्ली स्टेजेस, इसका पता लगाना मुश्किल था. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बनेगा डिसीज, बीमारी जो है, रोग, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. और ये देखो पास्ट का टेंस है तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे मेड, बना देता है डिफिकल्ट, मेड इट डिफिकल्ट. टू पता लगाने में मुश्किल हो जाता है, टू डिटेक्ट, डिटेक्ट. ठीक है, देखते हैं सेंटेंस. तो हियर इज द इंसीडियस नेचर ऑफ द डिसीज मेड इट डिफिकल्ट, इसको बना देता, तो इसके जो फाइंड आउट करना, पहचान करना, उसको डिफिकल्ट बना देता है. उसके लिए हमने इट यूज किया है, डिफिकल्ट. टू डिटेक्ट इन इट्स अर्ली स्टेजेस, इसी के लिए ना, तो इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, इट्स, इसका. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो उसी वर्ड का है. भ्रष्टाचार एक धोखेबाज शक्ति हो सकती है जो विश्वास को खत्म करती है और संस्थानों को कमजोर करती है. डिफिकल्ट है लेकिन देखना जब आप बनाएंगे मेरे साथ साथ तो आपसे भी बन जाएगा. भ्रष्टाचार एक धोखेबाज शक्ति हो सकती है. हो सकती के लिए हम यूज कर सकते हैं कैन, ठीक है, या मे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की जाए कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है. ठीक है, तो करप्शन कैन बी, कैन के साथ हम लगाएंगे बी, होने के लिए हम यूज करते हैं बी. ठीक है, करप्शन कैन बी एन इंसीडियस फोर्स, फोर्स मीन शक्ति, जो विश्वास को खत्म करती है. तो यहाँ पे जो है इसके लिए हम कोमा यूज कर देंगे. और इरोडिंग का मतलब होता है खत्म करना, ERODING, इरोडिंग, नष्ट करना. तो इसके लिए आप डिस्ट्रॉय भी यूज कर सकते हैं. इरोडिंग नहीं वर्ड पता है तो आप डिस्ट्रॉय भी यूज कर सकते हैं. इरोडिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट विश्वास को खत्म करती है, एंड संस्थानों को कमजोर करती है. तो संस्थानों मीन्स इंस्टीट्यूशंस, तो वीकनिंग इंस्टीट्यूशंस. देखते हैं सेंटेंस. तो हियर इज करप्शन कैन बी एन इंसीडियस फोर्स इरोडिंग ट्रस्ट एंड वीकनिंग इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है उसी वर्ड का. उसने धीरे धीरे हानिकारक प्रभाव डालने वाली अफवाहें फैलाई जिससे उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे खराब हो गई. तो धीरे धीरे के लिए वर्ड हो जाएगा ग्रेजुअली, GRADUALY, ग्रेजुअली. या फिर या के लिए आप इसके लिए वर्ड यूज कर स्लोली, स्लोली. तो देखो उसने धीरे धीरे, तो यहाँ पहले टेंस पता करो कि इसकी किस टेंस में लिखा जाएगा. तो ये सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा. तो उसने फैलाई, तो उसने सब्जेक्ट बन जाएगा ही, फैलाई जो है हमारा क्रिया बन जाएगा स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड. ठीक है, क्या फैलाई,
अफवाहें फैलाई, रूमर्स, इंसीडियस रूमर्स। कैसी अफवाहें थी वो, यहाँ पे जो इंसीडियस है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो कैसी अफवाहें उसने फैलाई, इंसीडियस रूमर्स। दैट, जिसने, उसकी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे खराब कर दिया। तो हर डैमेज, डैमेज मीन्स उसकी प्रतिष्ठा को डैमेज कर दिया, खराब कर दिया। डैमेज हर रेपुटेशन, प्रतिष्ठा तो रेपुटेशन ही होती है। तो देखो यहाँ पे, ही स्प्रेड इंसीडियस रूमर्स दैट स्लोली डैमेज्ड हर रेपुटेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड के लिए 3 सेंटेंस काफ़ी हैं, लॉन्ग थे और कुछ अलग थे जो शायद आप सोचते होंगे कि कैसे कैसे बनेंगे। और देखो यहाँ पे आपने अगर मेरे साथ ट्राई किया होगा तो कुछ मुश्किल नहीं था। जो भी उसमें वर्ड यूज़ किए हमने वो आपको शायद ऑलरेडी पता हो, लेकिन फ़र्क ये था कि हम उसको कोशिश नहीं कर रहे थे बनाने की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस एक न्यू वर्ड है, हो सकता है आपके लिए। इसका मतलब होता है ऑफ अ वॉइस के लिए या वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। स्वीट और म्यूजिकल या प्लीजेंट टू हियर, जो सुनने में आपको बहुत ही मधुर लगे, जिसकी आवाज़ कहते हैं ना कि तुम्हारी आवाज़ में बहुत अच्छी मिठास है, या कोयल की तरह आवाज़ है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि तुम बोलते रहो बोलते रहो, तो उसकी वॉइस क्या है, मेलिफ्लुअस है। तो सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, गायक की मधुर आवाज ने पूरे दर्शक वर्ग को मंत्रमुग्ध कर दिया। टेंस है हमारा यहाँ पे पास्ट, तो किसकी आवाज ने, गायक की आवाज ने। द सिंगर्स वॉइस, कैसी वॉइस थी उसकी, उसका एडजेक्टिव लगाएंगे ना, तो वॉइस से पहले हम लगाएंगे तो वॉइस कैसी थी, मेलिफ्लुअस। द सिंगर्स मेलिफ्लुअस वॉइस मंत्रमुग्ध कर दिया। मंत्रमुग्ध के लिए यानी कैप्टिवेट कर दिया, कैप्टिवेटर यूज करेंगे, यानी उसको क्या कर दिया, अपनी तरफ उसने मंत्रमुग्ध कर दिया, उसको पकड़ लिया एक तरह से, मतलब कान जो है बस उसी को सुन रहे हैं। ठीक है। कैप्टिवेटेड दी एंटायर ऑडियंस, सभी दर्शक वर्ग को, एंटायर यूज कर लेंगे पूरे के लिए, एंटायर ऑडियंस। तो हियर इज the singer's mellifluous voice captivated the entire audience। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेलिफ्लुअस वर्ड का सेंटेंस, उसने सुखद स्वर में बात की, उसकी नाराजगी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तो वो यानी कि वो बहुत ही सॉफ्टली काइंडली बात कर रहा था ताकि वो गुस्सा ना करे, उसके गुस्से को शांत कर सके। तो देखो यहाँ पे पास्ट सेंटेंस है हमारा, सिंपल पास्ट। तो ही स्पोक, बात की, ही स्पोक किस स्वर में, इन मेलिफ्लुअस टोन में। टोन किस तरह से, स्वर कैसा था उसका, मेलिफ्लुअस, एक बहुत ही सुनने में सुखद हो। जो क्यों कर रहा था वो बात, ट्राई कर रहा था, ट्राइंग, आईएनजी फॉर्म है, ट्राइंग टू सूद। सूद का मतलब होता है शांत करना किसी को, और सूद के लिए आप कई सारे सिनोनियम है, आप उस सिनोनियम को भी यूज कर सकते हैं। कि काम, आप काम वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ट्राई टू काम हर एंगर, उसके गुस्से को, तो हर एंगर। सो हियर इज, ही स्पोक इन अ मेलिफ्लुअस टोन, ट्राई टू सूद हर एंगर। नेक्स्ट, कविता संगीतमय भाषा से भरी हुई थी जिसने शांति की भावना पैदा की। तो कविता यानी कि दी पोइम, एक जो पोइम इंट्रोड्यूस करेगी, एक पर्टिकुलर पोइम की बात की जा रही है, दी पोइम। भरी हुई थी, पास्ट की बात है, वॉज फिल्ड, वो खुद तो नहीं भरी थी, उसमें भरा गया था ना, तो ये पैसिव में हो जाएगा। फ्लुअस लैंग्वेज, मेलिफ्लुअस लैंग्वेज से भरी हुई थी, जिसने शांति की भावना पैदा की। पैदा करने के लिए इवोक्ड हम यूज कर सकते, इवोक, और पास्ट में तो इवोक्ड हो जाएगा। दैट इवोक्ड अ सेंस ऑफ पीस, पीस की भावना। सो लुक हियर, the poem was filled with mellifluous language that evoked a sense of peace। next देखते हैं। here the next word is laconic। laconic का मतलब होता है using very few words, brief and to the point। यानी जब हम point to point बात करते हैं, बहुत ही कम शब्दों में या बहुत ही brief में किसी बात को convey करते हैं, point to point बात करते हैं, तब हम कहते हैं laconic। तो हेयर द फर्स्ट सेंटेंसेस, उसके जवाब संक्षिप्त थे, संक्षिप्त भी वही ब्रीफ थे,
जिनमें केवल कुछ ही शब्द शामिल थे। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा हर रेस्पॉन्सेज वर लैकोनिक। तो देखो रेस्पॉन्सेज RESPONSE या आंसर भी यूज कर सकते हो। अगर ये प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर लगाएंगे। उसके आंसर कैसे थे? लैकोनिक थे। जिनमें केवल कुछ ही शब्द शामिल थे, तो यहाँ पे कोमा यूज कर लेंगे जिनमें के लिए। कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग के लिए यानी कि उसमें शामिल थे। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू वर्ड्स। तो अ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों में है डिफरेंट बहुत ज़्यादा। आप कहेंगे कि नहीं कुछ खास डिफरेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फ्यू तब हम बात करते हैं जब हम नामात्र की बात करते हैं, जैसे कि जो है काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, और जो लिटिल जो है हम यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए, और फ्यू जो है हम यूज करते हैं जब हम नंबरों की बात करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल की बात करते हैं तब। तो फ्यू मीन्स नामात्र। जैसे कि मेरे पास बहुत ही थोड़े पेन थे, तो फ्यू मतलब मेरे पास पेन नहीं थी, तब हम यूज करेंगे फ्यू, नामात्र। मेरे पास मतलब है एक नेगेटिव वर्ड। फ्यू क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है जब हम कहना चाहते हैं कि ना के बराबर। और अ फ्यू तब हम यूज करते हैं बहुत थोड़ा है, लेकिन बहुत थोड़ा। और दी फ्यू तब हम बात करते हैं जब हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो भी है। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस। सो हियर इज हर रेस्पॉन्सेज वर लैकोनिक कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू वर्ड। ठीक है, अ फ्यू वर्ड्स। लंबे स्पष्टीकरण के बावजूद उसके सारगर्भित उत्तर ने स्थिति को पूरी तरह से सारांशित कर दिया। तो लंबे स्पष्टीकरण के बावजूद, स्पष्टीकरण क्या होता है? यानी कि एक्सप्लेनेशन, आप उसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बावजूद के लिए यूज हो जाएगा डिस्पाइट दी लेंथली एक्सप्लेनेशन, लंबे लेंथली। उसके सारगर्भित उत्तर ने स्थिति को पूरी तरह से सारांशित कर दिया। सारांशित यानी कि उस पूरी सिचुएशन को समराइज्ड कर दिया। SUMMARIZED, समराइज्ड कर दिया सिचुएशन को। तो हिज कौन सा जो उसका रिप्लाई था? लैकोनिक। उसके लैकोनिक रिप्लाई समराइज्ड दी सिचुएशन परफेक्टली। सो हियर इज despite the lengthy explanation, his laconic reply summarized the situation perfectly. Next उसी वर्ड का सेंटेंस है। अपनी कम शब्दों वाली लेखन शैली के लिए जाने जाने वाले लेखक ने न्यूनतम शब्दों में गहरा अर्थ व्यक्त किया। लॉन्ग है लेकिन धीरे धीरे बनाएंगे। देखो किस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अपनी कम शब्दों वाली लेखन शैली के लिए जाने जाने वाले लेखक। नॉन यूज करते हैं वर्ड हम उसके लिए, नॉन, जाने जाने वाले। नॉन फॉर हिज लैकोनिक स्टाइल फॉर राइटिंग की कौन सी स्टाइल? लैकोनिक स्टाइल। न्यूनतम शब्दों में गहरा अर्थ व्यक्त किया। द ऑथर कन्वेड डीप मीनिंग विद मिनिमल वर्ड्स। मिनिमल वर्ड्स यानी कि बहुत ही कम शब्दों में। सो हियर इज known for his laconic style of writing, the author conveyed deep meaning with minimal words. तो गाइज़ आज हमने यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस किए और कुछ नए नए वर्ड जो हैं उन्हीं को यूज़ करने की कोशिश की सेंटेंस में। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, आपको मज़ा भी आया होगा। तो जब मैं बनाया करूँ साथ में आप भी ट्राई कीजिए कि आप भी कॉपी पेन लेके उसको पहले ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो गाइज़ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।